So, guys, let us today start with a very important topic, which is English grammar, the history of English. So, we had just learned revised many topics of English grammar, but we even don't know what is the history of English. So, let us just in a few seconds, not in a second, but in this video, we are going to read about the history of English. So, first, English grammar. The first English grammars were modeled on Latin grammars. It made English appear falling short in a number of ways. तो जो फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट हुई थी वो मॉडल हुई थी लेटिन ग्रामर्स में, और जो इंग्लिश अपीयर हुई थी वो बहुत सारे वेज में जो लिखी गई थी. इट वॉज an unhappy fact that not a single one of the best writers could be relied upon to write correctly. ये बहुत ही बुरा फैक्ट है कि कोई भी जो बेस्ट राइटर्स थे in history, they were not able to write that English grammar correctly. आजकल तो बहुत सारे सोर्स आ गए हैं कि आपकी जो स्पीच, जो कोई भी चीज़ आप लिखते हैं उसको मोबाइल में वो आपकी करेक्ट हो जाती है, या फिर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं आपको मिल जाता है. बट उस टाइम में जो बेस्ट राइटर्स होते थे उनको भी इंग्लिश ग्रामर अच्छे से लिखनी नहीं आती थी. With the publication of Dr. Samuel Johnson's Dictionary of the English Language in 1755, it may be said that the rules for a standard English grammar had been established. तो जो पब्लिकेशन हुई थी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी की इंग्लिश लैंग्वेज में, वो हुई थी 1755 में. और उस टाइम ये कहा जा सकता था कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर है वो अब एस्टेब्लिश हो चुकी है. बाय 1800 द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैज़ बीन एस्टैब्लिश विद अथॉरिटी. 1800 जो सेंचुरी थी उसमें जो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स थे वो भी एस्टैब्लिश हो चुके थे विद अ अथॉरिटी. इंग्लिश ग्रामर has changed its form almost every 300 years, and it appears to be going through one of its evolutions even as we use it today. English grammar जो था वो चेंज हो चुकी थी बहुत सारे फॉर्म्स में. ऑलमोस्ट 300 ईयर्स के हर 300 ईयर्स के बाद जो है उसकी थोड़ी थोड़ी जो अपीयरेंस थी, जो एवोल्यूशंस थे वो चेंज हो चुके थे, और that is the English grammar we use today. So let us just discuss it in detail about the history of English grammars. The history of English grammars begins late in the 16th century with the pamphlet for grammar by William Bullocker. यानी कि जो हिस्ट्री थी इंग्लिश ग्रामर की वो लेट 16th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. एक पैम्फलेट जो हम सब जानते हैं, जो नोटिस टाइप पैम्फलेट्स होते हैं उन सब चीज़ों को, वो उन पैम्फलेट्स के थ्रू जो है हिस्ट्री जो इंग्लिश ग्रामर की जो सेंचुरी में थी 16th सेंचुरी में ग्रामर की, वो बाय पैम्फलेट्स शुरू हुई थी. और किसने शुरू की थी? विलियम ब्यूलोकर ने. In the early works, the structure and rules of English grammar were based on those of Latin. जब अर्ली वर्क्स जो स्टार्ट हुए थे, बहुत पहले जब ग्रामर स्टार्ट हुई थी, तो वो बेस्ड थी लेटिन पे. जो उसका स्ट्रक्चर था और रूल्स थे इंग्लिश ग्रामर के वो लेटिन पर बेस्ड थे. लेटिन एक लैंग्वेज है. अ मोर मॉडर्न अप्रोच incorporating फोनोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दी 19th सेंचुरी. तो एक ज़्यादा मॉडर्न अप्रोच जो हुआ था, जो इनकॉर्पोरेट से शुरू हुआ था फोनोलॉजी में, वो इंट्रोड्यूस किया था 19th सेंचुरी में. नाउ 16th to 18th सेंचुरीज. 16th to 18th सेंचुरी में क्या हुआ था?
The first English grammar pamphlet for grammar by William Bullocker, written with the seeming goal of demonstrating that English was a quite of rule bound as Latin, was published in 1586. So जो फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर का जो पैम्फलेट था ग्रामर के लिए विलियम ब्यूलोकर के थ्रू जो रिटर्न हुआ था, वो रिटर्न हुआ था एक गोल की सीम कर मतलब गोल को देखते हुए, कौन सा गोल, इंग्लिश को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। वो एक लैटिन का रूल बाउंड था और वो पब्लिश हुआ था 1586 में। दिस इज़ द फर्स्ट डेट वी हैव टू get in our mind, 1586. Bulocker's grammar was faithfully modeled on William Lilly's Latin grammar Rudimenta Grammaticis. तो जो बुलोकर ग्रामर थी वो फेथफुली मॉडल हुई थी विलियम लिलीज की लेटिन ग्रामर से, Rudimenta Grammaticis, in 1534. The second date we have to remember. Lilly's grammar was being used in schools in England at that time, having been prescribed for them in 1542 by Henry VIII. जो लिली की ग्रामर थी वो यूज होती थी इंग्लैंड के स्कूल में एट दैट टाइम, जो प्रेस्क्राइब की गई थी उनके लिए 1542 में हेनरी VIII के थ्रू। Although Bullocker wrote his grammar in England and used a reformed spelling system on his invention, many English grammars for much of the century after Bullocker's effort were to be written in Latin. This was especially so for books whose authors were aiming to be स्कॉलरली, यानी कि जो बुलोकर की ग्रामर थी जो उसने लिखी थी इंग्लिश में, वो यूज़ हुई थी रिफॉर्म्ड स्पेलिंग सिस्टम के लिए, जो उसका खुद का एक इन्वेंशन था। बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर्स बहुत सारी सेंचुरीज़ के लिए बुलोकर्स एफर्ट के बाद जो वो रिटर्न हुई थी लेटिन में। तो वो बहुत स्पेशली बुक्स जिनके ऑथर्स जो थे वो एम कर रहे थे स्कॉलरली, राइट। क्रिस्टोफर कॉपर्स नाम सुना होगा, इट्स अ वेरी कॉमन नेम, क्रिस्टोफर कॉपर्स ग्रामेटिसिया। नाउ दिस नेम इज़ जस्ट लाइक I also can't read it because I even can't understand its pronunciation. Christophorus Copper's Grammaticia. I think it's Linguae Anglicanae, right? In 1685 was the last English grammar written in Latin. तो जो लास्ट इंग्लिश ग्रामर थी लेटिन में, जो 1685 में जो लास्ट इंग्लिश ग्रामर थी जो लेटिन में लिखी गई थी, वो लिखी थी क्रिस्टोफर कॉपर्स ग्रामेटिशिया ने, जिसका नाम था लिंग्वाई एंग्लिकैनाई। The yoke of Latin grammar writing bore down oppressively on much of the early history of English grammars. तो जो योग था, जो लेटिन ग्रामर का जो योग था, वो लिख रहा था एक ऑप्रेसिवली बोर डाउन चीज़ को, एक जो बहुत ज़्यादा मच ऑफ जो अर्ली हिस्ट्री में आता है उसके इंग्लिश ग्रामर के बारे में। द गोल ऑफ ग्रामेरियंस was to assimilate a reading and writing system that taught English speakers of all different social classes the same equitable pattern, relying on a set of new guidelines taken from their Latin language rules. तो जो गोल था ग्रामेरियंस का वो क्या था? टू एसिमिलेट अ रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम जो इंग्लिश स्पीकर्स पढ़ाते थे डिफरेंट सोशल क्लासेस को सेम इक्विटेबल पैटर्न के थ्रू। एनी अटेम्प्ट by one author
to assert an independent grammatical rule for English was quickly followed by equal declaration by others of truth of the corresponding Latin based equivalent. तो जो कोई भी अटेम्प्ट था किसी एक ऑथर के थ्रू इंडिपेंडेंट ग्रामेटिकल रूल्स को असर्ट करने के लिए, किस चीज़ के लिए? इंग्लिश के लिए, वो बहुत ज़्यादा जल्दी दूसरे लोग फॉलो करने लग जाते थे. इवन एज लेट एज द अर्ली 19th century, लिनले म्यूरे, the author of one of the most widely used grammars of the day, was having to cite grammatical authorities to bolster the claim that grammatical cases in English and are different from those in ancient Greek or Latin. इवन जो लेट सेंचुरी थी, लेट 9th century, उसमें जो लिंगले म्यूरे नाम का एक ऑथर था, उसके थ्रू जो ज़्यादातर यूज्ड ग्रामर्स है ना, वो प्रोवाइड हुई थी, जिस साइट का नाम था ग्रामेटिकल अथॉरिटीज़, राइट. दैट वाज द क्लेम ऑफ ग्रामेटिकल केसेस इन इंग्लिश, और जो डिफरेंट है फ्रॉम दोज इन एंशियंट ग्रीक और लैटिन, वो एंशियंट ग्रीक और लैटिन से बिल्कुल अलग है. द फोकस ऑन ट्रेडिशन however belied the rule that other social forces had already begun to play in the early 17th century. जो फोकस था ट्रेडिशंस पे, वो बिलाइड हो चुका था. जो रोल था, जो सोशल फोर्सेस का रोल था, वो बिलाइड हो चुका था, और अर्ली 17th century में ऑलमोस्ट वो स्टार्ट हो चुका था. इन पर्टिकुलर इंक्रीजिंग कॉमर्स and the social changes it wrought created new impetus for grammar writing. जो पर्टिकुलर इंक्रीजिंग कॉमर्स था और जो सोशल चेंजेस थे, वो उन्होंने क्रिएट किया एक न्यू एम्पिटस. किस चीज़ के लिए? ग्रामर राइटिंग के लिए. On the one hand, greater British role in the international trade created demand for English grammars for speakers of other languages. यानी कि दूसरे हाथ पे जो ऑन वन हैंड जो ग्रेटर ब्रिटिश रोल था जो इंटरनेशनल ट्रेड में, उसने इंग्लिश ग्रामर के लिए डिमांड किया उन स्पीकर्स से जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के थे. Consequently, grammars were published in various European languages in the second half of the 17th century. लेकिन जो ग्रामर्स थी वो पब्लिश हो रही थी बहुत सारी डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस में सेकेंड हाफ 17th century में. On the other hand, English grammars were being written for known learned native speaker audiences in Britain, such as women, merchants, tradesmen and children. और दूसरे हाथ पे जो इंग्लिश ग्रामर थी वो लिखी जा रही थी नोन लर्नड और नेटिव स्पीकर ऑडियंसेस के लिए ब्रिटेन में. फॉर एग्जाम्पल, फॉर विमेन, merchants, tradesmen and children. With educating becoming more widespread by the early 18th century, many grammars such as John Brightland, A Grammar of English Tongue, 1759, and James Greenwood's essay towards a practical English grammar were intended for those without a Latin background, including the fair sex and children. यानी कि जो एजुकेशन थी वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी बाय द अर्ली 18th century. बहुत सारी ग्रामर्स लाइक जॉन ब्राइटलैंड्स ग्रामर, अ ग्रामर ऑफ इंग्लिश टंग, and also James Greenwood's essay towards a practical English grammar.
They were all intended for those uh, without seeking a Latin background. It also included the fair sex and children. If by the end of the 17th century English grammar writing had made a modest start, totaling 16 new grammars since Bullock's pamphlet of 115 years before, by the end of 18th, the pace of positively brisk. 270 new titles were added during that century. Can you believe it? 270 new titles were added during that century about English grammars. 83% of these titles were published in the late 18th century. Both publishing and demand, moreover, would continue to mushroom. The first half of the 19th century would see the appearance of almost 900 new books on English grammar. Now, just see how much it had just made the success stairs. 900 new books on English grammar. It's unbelievable because in those times, they were not having any kind of such a system for just giving these much numbers of new books in just a day like we do now. But 900 new books, it's a great job. Showing little originality, most new books took the tack of claiming as justification for their appearance that the needs of their particular target audience were still unmet, or that a particular grammatical point had not treated adequately in the pre existing text, or oftentimes both. Texts that were both utilitarian and egalitarian were proliferating everywhere. Edward Shelley's The People's Grammar, or English Grammar Without Difficulties for the Million, for example, was written for the mechanic and hard. Okay. सो दैट एडवर्ड शेलीज जो इंग्लिश ग्रामर थी वो बहुत सारी उसमें कुछ डिफ़िकल्टी थी ही नहीं, राइट, एंड इट वॉज रिटन फॉर दी मैकेनिक and also for hard. Now let me start in a brief history of this English language. Regardless of the many languages one is fortunate to be fluent in English, takes its place as one of the world's predominant forms of communication, with its influences attending over as much as +2 billion people globally. यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज है, बट रिगार्डलेस दैट एक बहुत अच्छी फॉर्चुनेट और फ्लुएंट लैंग्वेज है जो है इंग्लिश, राइट. एक वर्ल्ड की प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो इन्फ्लुएंस करती है एक्सटेंडिंग ओवर +2 billion people globally, right? It's a huge amount. Quirks and inconsistencies aside, the history surrounding its monumental rise is both a fascinating and rich one. And while we promise to be brief, you just might pick up a thing or two that may stimulate your interest in studying English with there at ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स. यानी कि कुछ इंग्लिश स्कूल्स होते हैं ऑक्सफोर्ड के, उसमें पढ़ने का आपको मतलब जो बहुत अच्छी इंग्लिश जहाँ पे सिखाई जाती है उनमें से एक ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल्स भी आते हैं. सो यू कैन लर्न देयर इंग्लिश वेरी जस्ट इन वी कुड से फ्रीक्वेंटली, राइट. You can learn it very easily and also in less time. Okay, so
The English language's history also contains about Oxford International English Schools. So where it all started, यानी कि ये कब कहाँ हुआ था. Many of you will be forgiven for thinking that studying an English language course consists of English grammar more than anything else. आप लोग सोचते होंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर कंटेन करती है और कुछ नहीं. While English grammar does not play a part when taking courses to improve English overall, it is but a small part of the overall curriculum where one becomes immersed in a history that was partly influenced by myths, battles, and legends on the one hand, and the everyday workings of its various social class on other hand. जो आप सोचते हैं कि उसमें सिर्फ इंग्लिश ग्रामर होती है और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. इंग्लिश ग्रामर होती है, एक पार्ट प्ले करती है, लेकिन उसमें कुछ कोर्स होते हैं इंग्लिश के जो आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं. इट कुड बी अबाउट मिथ्स, बैटल्स, लीजेंड्स, एनीथिंग, social class, anything. But it also contains some literature part. Okay, according to the Encyclopedia Britannica, the English language itself really took off with the invasion of Britain during the 5th century. So according to the Encyclopedia Britannica, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत सारी इन्वेशन लेती है ब्रिटेन में ड्यूरिंग 5th सेंचुरी. सो दे आर जर्मनिक ट्राइब्स, द ज्यूट्स, सैक्सोन्स एंड एंगल्स were seeking new lands to conquer and crossed over from North Sea. यानी कि जो जर्मनिक ट्राइब्स और जो ज्यूट, सैक्सोन्स और एंगल्स होते हैं वो बहुत सारे न्यू लैंड्स ले रही थी कन्क्वेयर करने के लिए. It must be noted that the English language we know and study through various English language courses today had yet to be created as the inhabitants of Britain spoke various dialects of the Celtic languages. यानी कि हमें ये चीज़ भी नोट करनी चाहिए कि जो इंग्लिश आज हम बोलते हैं, जो हम जानते हैं, जो कोर्सेज आज हम सीखते हैं, वो एक इनहेबिटेंट में क्रिएट हुए थे ब्रिटेन में. राइट, ड्यूरिंग द इन्वेशन द नेटिव ब्रिटोन्स वर ड्राइवन नॉर्थ एंड वेस्ट इन टू लैंड्स वी नाउ रेफर टू एज स्कॉटलैंड, आयरलैंड एंड वेल्स. The word England and English originated from the word English word Anglaland, literally meaning the land of the angels, where they spoke English. English is also a language which is all English. Old English, 5th to 11th century. Albert Beug, a notable English professor at the University of Pennsylvania. I don't think so my pronunciation for this is correct, but it's Pennsylvania, notes amongst his published works that around 85% of Old English is no longer in use. However, surviving elements form the basis of the modern English language today. जो एल्बर्ट बाउग था, एक नोटेबल इंग्लिश प्रोफेसर जो पेंसिल्वेनिया में एक यूनिवर्सिटी में से एक था, पब्लिश्ड वर्क्स में से एक था. अराउंड 85% ऑफ द वर्ल्ड ओल्ड इंग्लिश अब कोई यूज़ में नहीं है, बट इट्स सर्वाइविंग एलिमेंट्स are also in the basic of modern English language today. Old English can be further subdivided into the following: prehistoric or primitive, which is from 5th to 7th century. Available literature or documentation referencing this period is not available aside from limited examples of Anglo-Saxon runes. Okay,
So this prehistoric or primitive is from 5th to 7th century. It is a available literature or a documentation which reference this period. It is not available aside from limited examples of Anglo-Saxon runes. Then early Old English from 7th to 10th century. This period contains some of the earliest documented evidence of the English language, showcasing notable authors and poets like Cynewulf and Aldhelm, who were leading figures in the world of Saxon literature. So in this period, ये कुछ अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट एविडेंस जो रखते हैं, कंटेन करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कंटेन करते हैं. कुछ ऑथर्स और जो पोएट के शो का केसिंग नोटेबल होते हैं, जो लाइक साइनवुल्फ और एल्टहेल्म, जो एक लीडिंग फिगर थे वर्ल्ड के लिए एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में, उनके बारे में भी कुछ कंटेन करते हैं. लेट ओल्ड इंग्लिश 10th to 11th century कैन बी कंसिडर्ड द फाइनल फेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज which was brought about the Norman invasion of England. This period ended with the consequential evolution of English language towards early Middle English. So it can be considered the final phase. Okay. It was brought about the Norman invasion of England, and this period ended with consequential evolution of English language toward early Middle English. Now our last page is about early Middle English. It was during this period that the English language, and more specifically English grammar, started evolving with particular attention to syntax. जब इस पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, मोर स्पेसिफिकली इंग्लिश ग्रामर जो थी, वो स्टार्ट हुई थी एवोल्विंग विद अ पर्टिकुलर अटेंशन, राइट. Syntax is the arrangement of words, the phrases, to create well-formed sentences in a language. And we find that while the British government and its wealthy citizens anglicized the language, Norman and French influences remained the dominant language until the 14th century. ये जो अरेंजमेंट्स थे कुछ वर्ड्स की, फ्रेजेस की, जो सेंटेंसेस को ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, इन्हें सिंटेक्स कहते हैं. और हमने फाइंड किया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था और जो उसकी वेल्थ थी, जो वेल्दी सिटीजन्स थे, एंग्लिसाइज्ड द लैंग्वेज. ओके. An interesting fact to note is that this period has been attributed with the laws of case endings that ultimately resulted in inflection markers being replaced by more complex features of the language. Case endings are a suffix on the inflected noun, pronoun, or adjective that indicates its grammatical function. So that's all for today's class. We'll meet in next class with some interesting topic. So if you haven't subscribed my channel till now, please subscribe it and press the bell icon so that my videos notification always comes to you. If you like this video, don't forget to hit the like button. If you have any doubt regarding to this or the previous topics, ask me in the comment box, or if you liked it, also tell me in the comment box. Share this video so that the knowledge can be spread. Thank you.